हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम लेके आए हैं 16 नवंबर 2024 की करंट इवेंट या करंट अफेयर्स के 11 क्वेश्चंस। इनके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे हम आने वाले दिनों के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल की जो सारी की सारी फ्री क्लासेज है वो आपको अवेलेबल करा सके अच्छे नोट्स के साथ, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। आपका दोस्त आज आपके लिए लाया है 11 क्वेश्चंस और अब हम देखते हैं ये क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कहा कि जो 6 पुलिस स्टेशन है या 6 पुलिस थाने हैं उनके अधिकार क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित किया गया है। आसान क्षेत्र आपने सुना होगा, कई बार आसान क्षेत्र भी घोषित करते, कई बार कभी स्टेट को अशांत राज्य भी डिक्लेयर भी किया जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को कई बार अशांत राज्य के रूप में, नागालैंड को ज़्यादातर अशांत राज्य के रूप में घोषित किया गया है हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा। अभी हम बात करें तो गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री है वो अमित शाह जी है और उनके द्वारा या उनके जो सेक्रेटरीज है उनके द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। क्योंकि यहाँ बीते दिनों से, कई दिनों से जो हिंसाएँ हैं मैतेई समाज और जो एक अन्य समाज है कुकी समाज, उनके बीच में संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष को लेकर ये ऐसा करना पड़ रहा है। तो इसका हम जो ये आसान क्षेत्र घोषित किया गया है वो तो आंसर तो मणिपुर हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के 1.5 साल बाद केंद्र ने गुरुवार को हिंसा प्रभावित जिरीबाम सहित राज्य घाटी क्षेत्रों के 6 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में सशस्त्र बल अधिनियम अपशपा यानी जो एक कानून है अपशपा कानून है, यानी सशस्त्र बल विशेष पावर अधिनियम, जिसके तहत आसान क्षेत्र का दर्जा फिर से लागू किया गया है। आगे हम देखते हैं एफएसपा क्या है। AFSPA यानी ए का मतलब आर्म्ड, एफ का मतलब फोर्स, एस का मतलब स्पेशल पावर और ए का मतलब एक्ट, यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। और एफएसपा सशस्त्र बलों और आसान क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, यानी अगर आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है अपशपा एक्ट के तहत, तो इस कानून के तहत जो सीआरपीएफ है, एसएसबी है, बीएसएफ है, उनको ये राइट देता है, ये अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को आप मार सकते हो बिना किसी वारंट के। किसी भी परिसर की आप तलाशी ले सकते हो और अभियोजन और कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ निरंकुश अधिकार ये देता है। नागाओं के विद्रोह को निपटने के लिए सबसे पहले ये कानून 1958 में लागू किया गया था। नागालैंड के अंदर जो नागा जनजाति है उसको निपटने के लिए सबसे पहले ये कानून 1958 में लागू किया गया था। अधिनियम को 1972 में संशोधित किया गया और किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की जो पावर है वो राज्यों के साथ साथ केंद्र को भी प्रदान कर दी गई। पहले राज्यों की थी, अब यानी जो केंद्र सरकार है उसको भी प्रदान कर दी गई। त्रिपुरा ने 2015 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया। मेघालय 27 वर्षों के लिए अपशपा के अधीन था और 1 अप्रैल 2018 को जो होम मिनिस्ट्री है उसने इसको रद्द कर दिया मेघालय वाले एरिया के अंदर। आगे हम बात करें तो वर्तमान में असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल है, इन 4 राज्यों के अंदर ये कानून लागू है। और इस कानून को लेकर कई जैसे जो समाज सेवी थे उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया, जिसके अंदर हम देखें तो एक लड़की है जिसका नाम है इरोम शर्मिला चानू। इरोम शर्मिला चानू जिसने लगभग 18 या 19 वर्ष इस कानून को लेकर अनशन किया और अंत में उन्होंने, यानी मणिपुर की जो राजनीति है या मणिपुर विधानसभा चुनाव, उसके अंदर चुनाव भी लड़े, लेकिन 70 या 80 वोट के आसपास उसको वोट मिले और उसकी जमानत जब्त हुई। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हाल ही में फॉर्चून की पहली 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची जारी हुई है। उसके अंदर जो शीर्ष स्थान है वो किसको मिला है? तो सबसे जो फॉर्चून की 100 सबसे पावरफुल पर्सन्स की जो लिस्ट है उसके अंदर एलन मस्क को फर्स्ट स्थान मिला है। एलन मस्क को पहला स्थान मिला है। एलन मस्क जो अमेरिका के रहने वाले हैं, जिनकी टेस्ला कंपनी है
ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनी है, यानी इनकी कार वगैरह ये आती है। टेस्ला मोबाइल भी आता है। और दूसरी इनकी कंपनी है जो स्पेस एक्स कंपनी है। स्पेस एक्स कंपनी है। स्पेस एक्स कंपनी है वो अपने 2 मिशन अभी स्टार्ट किए हैं हाल ही के अंदर। एक पहला मिशन है क्रू 9 मिशन। क्रू 9 मिशन है वो यानी अंतरिक्ष के अंदर अपना जो विमान है या सैटेलाइट है या जिसको हम बोल सकते हैं उपग्रह भेजेगा और किसी भी व्यक्ति को जो अंतरिक्ष के अंदर है उसको वापस धरती तक लाएगा। यह काम ये करने वाला है, जिसके अंदर जैसे हमारी जो साइंटिस्ट है सुनीता विलियम्स, जो अभी अंतरिक्ष के अंदर काफ़ी दिनों से अंतरिक्ष के अंदर ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने के कारण वो अंतरिक्ष के अंदर ही, उनको लाने का कार्य भी इसको सौंपा गया है। सेकंड वाला जो मिशन है वो है पॉलरिस डॉन मिशन। पॉलरिस डॉन मिशन है, इसके तहत यानी स्पेस के अंदर वाल्क या स्पेस के अंदर कोई भी निजी व्यक्ति आ सकेगा, जा सकेगा, यानी टूरिज्म से रिलेटेड एक कार्य करेगा। इसके अलावा जो एक्स के जो मालिक हैं यानी ट्विटर जिसको पहले कहा जाता था, एक्स कंपनी भी एलन मस्क की है। और अभी जो अमेरिका के जो चुनाव ये है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनके चुनाव अभियान के अंदर, कैंपेन के अंदर एलन मस्क ने काफ़ी भाग लिया था। और भारत के अंदर जो 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची है उसके अंदर मुकेश अंबानी का 12वां स्थान रहा है। प्रभावशाली सॉल्यूशन देखते हैं। प्रभावशाली अमेरिकी फॉर्चून पत्रिका ने अपनी पहली बिजनेस 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। इस सूची में टेस्ला और स्पेस एक्स के जो संस्थापक है या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको सीईओ बोल सकते हैं, एलन मस्क शीर्ष पर है, जबकि भारत के मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर है। सूची में 6 भारतीय मूल के अमेरिकी शामिल हैं, यानी जिनका जन्म भारत के अंदर हुआ था और अभी इनके पास नागरिकता अमेरिकी है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला या अध्यक्ष जिसकी 3rd पोजीशन रही है। अल्फ़ाबेट के सीईओ या अध्यक्ष जिसको हम गूगल बोलते हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जिसकी रैंक 10वीं रही है। एडोब के सीईओ या अध्यक्ष शांतनु नारायण 52वीं रैंक रही है। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, इनकी 69वीं रैंक रही है। और खोसला वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर और संस्थापक विनोद खोसला 74वीं रैंक रही है। और ELF ब्यूटी के सीईओ और चेयरमैन तरंग अमीन, इनकी 94वीं रैंक रही है। अमेरी ऑटो दिग्गज जनरल मोटर के सीईओ और चेयरमैन मेरी बेरी इस सूची में सबसे शक्तिशाली या पावरफुल महिला बिजनेस लीडर है। उन्हें सूची में 9वां स्थान दिया गया है। सबसे शक्तिशाली महिला फोर्ब्स की इसकी जो फॉर्चून की जो 100 लीडर्स की सूची है उनके अंदर सबसे पावरफुल महिला मेरी बेरी रही है, जो दिग्गज कंपनी है जनरल मोटर्स, उसकी सीईओ है। आगे हम बात करें तो पहली बिजनेस में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में 40 उद्योगों के नेता शामिल है, जिनमें कुछ की उम्र 30 साल के आसपास है और कुछ की 90 वर्ष के पास। इसी सूची में एलन मस्क जैसे नए व्यवसायों के संस्थापक और विघटनकर्ता और नव प्रवर्तक भी शामिल है। फॉर्चून सूची में मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी अनुमानित 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में एकमात्र भारतीय व्यवसायी है। इन्हें दुनिया के अंदर 12वां स्थान मिला है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हाल ही में चीन ने चाणक्य मेगा पोर्ट का अनावरण किया है। तो जो चाणक्य मेगा पोर्ट है उसका अनावरण कहाँ किया? पेरू के अंदर किया है। हम जब बात करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की या साउथ अमेरिका महाद्वीप की, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिमी तट है उस तट पर जो पेरू नाम की कंट्री है, उस पेरू कंट्री के अंदर चाइना ने चाणक्य मेगा पोर्ट यानी एक बड़ी बंदरगाह का निर्माण करने जा रहा है या उसका अनावरण किया है। तो ये पेरू सरकार और चाइनीज सरकार के बीच में पहले इसका एग्रीमेंट हुआ था और इसके एग्रीमेंट के बाद में इसका निर्माण करके इसका अनावरण किया गया है। चीन की शिपिंग कंपनी कोस्को द्वारा, जो चीन की शिपिंग कंपनी है कोस्को द्वारा पेरू के चाकाय में विकसित किया जा रहा एक मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट दक्षिणी अमेरिका को एशिया से जोड़ने और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का वादा करता है। यानी यह वादा करता है कि दक्षिणी अमेरिका का जो व्यापार है वो एशिया से जुड़ जाएगा इस पोर्ट के बाद, निर्माण के बाद, और जो क्षेत्रीय व्यापार है या रीजनल ट्रेड है उसको बढ़ावा मिलेगा। हालांकि चाकाय गांव के स्थानीय लोग अधिकांश लोग इसका विरोध भी करते हैं और जहां अधिकांश निवासी बुनियादी सुविधाओं के बिना जीवन जीते,
इसी परियोजना से असंतुष्ट हैं। वे अपनी आजीविका और पर्यावरण के लिए खतरा मानते हैं, जबकि सरकार इसे आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन मानती है। जो चाकाय गांव के लोग हैं, जो पेरू के लोग हैं, वो कहते हैं कि इस पोर्ट के बनने के बाद में समुद्र के अंदर जो तेल वाली प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा यहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, इसको काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। इसको लेकर वो विरोध भी करते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट है वो इसको यानी एक आर्थिक विकास का एक अच्छा महत्वपूर्ण साधन मानती है। तो चाणक्य मेगा पोर्ट कहाँ है? पेरू के अंदर है। कौन से तट पे है? पश्चिमी तट के ऊपर है। और कौन सी सागर, महासागर? तो पैसिफिक या प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत महासागर के तट पर इसको हम बता सकते हैं। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसबीआई यानी डीएसबीआई के रूप में नामित किया है? तो डीएसबीआई के रूप में नामित 3 बैंकों को किया है, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। इन तीनों बैंकों को डीएसआईबी, एसबीआई नहीं, एसआईबी बैंक के रूप में नामित किया गया है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो प्रिय दोस्तों, भारत की रीढ़ की हड्डी आरबीआई को कहा जाता है, और आरबीआई के अंदर जो डीएसआईबी बैंक है, उन बैंक्स को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है। जो डीएसआईबी बैंक है वो घरेलू संस्थागत महत्वपूर्ण बैंक है, और यही बैंक हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की, उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इस श्रेणी की 2024 की सूची में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में पहचाना जाना जारी है। डीएसआईबी बैंक के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं एसबीआई बैंक। आरबीआई बैंक है वो बैंकों का बैंक है, और आरबीआई के जो मैन जो डायरेक्टर है अभी, वो है शशिकांत दास। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो शाही आयोग है, यंग, जिसको हिल्टन आयोग के नाम से जाना जाता है, उसकी सिफारिशों के आधार पर 1934 का जो अधिनियम है, उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया। और इसका जो लोगो है या इसका जो सिंबल है वो ताड़ वृक्ष एंड रॉयल बंगाल टाइगर इसका लोगो है। और वर्तमान में इसकी आरबीआई की जो अध्यक्ष है वो है शक्तिकांत दास, जिनको हाल ही के अंदर सेंट्रल बैंकर अवार्ड के रूप में नवाजा गया था। और जो भारतीय मुद्रा है, जो नोट है, नोट के ऊपर भारतीय गवर्नर या भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। और जो सिक्का होता है या 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये के नोट के ऊपर जो भारत का वित्त सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई जो हमारा सिंबल है रुपये का, वो सिंबल आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट थे जिसका नाम था डी उदय कुमार, उनके द्वारा दिया गया है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। उसके नीचे जैसे एसबीआई, जिसको हमने अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अन्य जो बैंक है वो इसके अंदर या इसके अधीन कार्य करते हैं। आगे हम बात करें मेरे प्रिय दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रेक्ष 2024 या 24 रिप्रेक्ष 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो रिप्रेक्ष 2024 है, उसका जो अभी आयोजन है वो पारादीप उड़ीसा के अंदर किया गया। पारादीप उड़ीसा है, वहाँ इसका आयोजन किया गया। इसका सॉल्यूशन देखें तो भारतीय तटरक्षक बल ने पारादीप में क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण निपटने संबंधी अभ्यास किया। तटरक्षक क्षेत्र नॉर्थ एंड ईस्ट के तत्वाधान में भारतीय जिला मुख्यालय संख्या 7 उड़ीसा ने 12 से 14 नवंबर 2024 को रिप्रेक्ष 2024 का आयोजन किया। यानी 12 से 14 नवंबर 2024 को इस अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को निपटना है। क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर जो पॉल्यूशन है उसको निपटना इसका मेन उद्देश्य है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की केरा परियोजना के लिए 2365.5 या 5 करोड़ ऋण की मंजूरी दी है? विश्व बैंक जिसका हेडक्वार्टर है
वाशिंगटन डीसी। और इस बैंक के द्वारा केरा परियोजना, जो केरल से रिलेटेड है, केरल राज्य से रिलेटेड है, उस केरा परियोजना के लिए 2365.5 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी दी है। तो केरा परियोजना केरल से रिलेटेड है। केरल मंत्रिमंडल ने केरल जलवायु लचीला कृषि मूल्य श्रृंखला आधुनिकीकरण केरा परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में खाद्य और पोषण की सुरक्षा को आधुनिक बनाना। यानी केरा परियोजना है, उसका मेन पर्पज है जो खाद्य यानी फूड है और जो पोषण है उसकी सुरक्षा को क्या बनाना, मॉडर्न बनाना। और उसके लिए इस परियोजना के लिए 2365.5 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी दी है। किसने? विश्व बैंक ने। और केरा परियोजना का संबंध है केरल से। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जो बाली यात्रा महोत्सव है या उत्सव है, उसका प्रारंभ ओडिशा के अंदर हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखें तो यह त्यौहार ओडिशा यानी भारत का एक पूर्वी राज्य है और ओडिशा का जो कटक, जहाँ चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, कटक शहर में महानदी की गदागड़िया घाट पर मनाया जाता है। और यह उस दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जब प्राचीन साधवा, एक व्यक्ति का नाम है साधवा, ओडिशा का नाविक, जो बाली इंडोनेशिया के सुदूर देशों के साथ जावा यानी यात्रा के समय याव द्वीप के नाम से जाना जाता था। जावा यानी सुदूर देशों के साथ जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सभी इंडोनेशिया में। इसे मनाने के लिए यह त्यौहार हर साल कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा होती है उसके दिन ओडिशा के कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। तो क्वेश्चन था कि बाली महोत्सव या बाली यात्रा महोत्सव ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। जो एक ओडिशा का नाविक था साधवा, वो बाली सुदूर जो देशों के साथ, बाली के जो सुदूर देश है वहाँ की यात्राएं करता था, इसलिए उसकी याद में ये मनाया जाता है। हाल ही में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया? तो नो योर मेडिसिन जो ऐप है वो भारत के खेल मंत्री के द्वारा, भारत के जो खेल मंत्री है उसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था और इस ऐप को लॉन्च करने वाला राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी है, उसने इसको लॉन्च किया था। हम आगे बात करें इसके सॉल्यूशन के बारे में। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री यानी केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलों में जो डोपिंग है उसके खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक और राष्ट्रव्यापी अपील की शुरुआत की। यानी खेलों के अंदर जो डोपिंग चलती है उसके खिलाफ लड़ना, और जिसमें एथलीटों, कोचों और पूरे खेल समुदाय से राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी, जिसे NADA के नाम से जानते हैं, भारत की अपनी दवा के बारे में जाने यानी कि YM ऐप को अपनाने का आग्रह किया, जो यानी कि YM ऐप है, यानी कैनो योर मेडिसिन, आपकी मेडिसिन को जानो, ये ऐप जारी किया और इस ऐप को अपनाने के लिए आग्रह किया। जारी तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने किया, लेकिन जो केंद्रीय युवा मामले के जो खेल मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने इस ऐप को कहा कि आप डाउनलोड करो मोबाइल के अंदर और जानो कि आपकी मेडिसिन क्या है जिसको आप काम में ले सकते हो। इस अभिनव टूल का उद्देश्य एथलीटों को प्रासंगिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है, जिससे वे अब अनजाने में डोपिंग से बचे और खेल में निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिल सके। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें है हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया? जो वॉल्ट डिज्नी मीडिया है उसने किसके साथ यानी अपना विलय किया है? तो है रिलायंस इंडस्ट्री या रिलायंस समूह के साथ अपना विलय किया। इसका सॉल्यूशन देखिए तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL, वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने NCLT मुंबई और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सहित अन्य नियमों की अनुमतियों के बाद मीडिया और जियो सिनेमा व्यवसायों का स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में विलय कर दिया गया। तो इसके अंदर ये नहीं होगा, ये होगा स्टार समूह प्राइवेट या स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इसका विलय किया गया। दोबारा देखिए, हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया? तो स्टार समूह के साथ।
जिसमें रिलायंस इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड, वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और वर्ल्ड डिज्नी कंपनी ने NCLT मुंबई और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सहित नियामक की अनुमतियों के बाद अपने मीडिया और जी सिनेमा व्यवसाय का स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में विलय कर दिया है। इनकी जो ऊपर वालों की अनुमति ली और अनुमति के बाद स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर विलय कर दिया गया। नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ की वर्ल्ड FEISU यूनिवर्सिटी चैंपियन शूटिंग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन भारत के अंदर हुआ था। भारत के निशानेबाजों ने 2024 की FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी में अपना अभियान 24 पदकों के साथ पूरा किया, जिसमें 9 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य। 9 + 9 + 6 = 24 पदक। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी 2024 का आयोजन 9 से 13 नवंबर 2024 के मध्य हुआ। तुगलकाबाद नई दिल्ली के डॉक्टर कन्नी सिंह निशानेबाजी रेंज में आयोजन किया गया और इसका आयोजन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किया गया, जिसे इसके फ्रेंच संक्षिप्त नाम FISU द्वारा जाना जाता है और इसकी मेजबानी भारत ने की। दुनिया भर के छात्र एथलीटों ने 2024 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी में भाग लिया और खेल का शुभंकर ट्रंकी था, जो एक क्या है, हाथी है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो ये है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी के 90 साल पूरे होने के इतिहास में 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाने का कश्यप और स्नेहल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध त्रिपुरा से है। प्रिय दोस्तों, आपको कैसा लगा होगा हमारा वीडियो? इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं, जिससे हम आने वाले समय में कुछ नए क्वेश्चंस वगैरह है, कुछ नए सब्जेक्ट है जो आपके सामने ला सके। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।